अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, 28 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को अपने 2013 के इलेक्शन गोशवारों में अपने बेटे की ऑफशोर कंपनी से तनख्वाह ना लेने का जिक्र ना करने पर सादिक और अमीन ना होने की बुनियाद पर नाअहल करार दिया, तब हमारी टीवी स्क्रीन पर सियासतदानों के दरमियान एक जंग सी छिड़ गई। बहस हुई कि सादिक और अमीन कौन है और कौन नहीं। सियासत गाली गलोच की भेंट चढ़ गई। जब कल अबूरी वजीर आजम का इंतखाब हुआ तो टीवी स्क्रीन पर इस खबर को तरजीह मिलने के बजाय आयशा गुलाली की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्यादा वक्त मिला। उन्होंने इमरान खान पर नामुनासिब पैगामात भेजने पर उनको एक इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उन्होंने मुझे नामुनासिब इल्ज़ामात भी भेजे और शायद वो उनका किरदार भी अच्छा नहीं है। जवाब में तहरीक इंसाफ की खवातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मुजाहरा भी किया। आज हम पूछेंगे कि क्या मीडिया ने इन खबरों का मजा लेकर आपको दिखाया या अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इस अहम मौके पर जब एक वजीर आजम से दूसरे वजीर आजम के इंतखाब का अमल जारी था, मीडिया ने आपको पूरी तौर पर बाखबर रखा। हमारे साथ आज मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इस मौजू के ऊपर जो हैं सितारे हैं मीडिया के, जो सियासी राय भी बनाते हैं। स्टूडियोज़ में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार और नामवर टॉक शो कैपिटल टॉक के होस्ट हामिद मीर साहब। इनके साथ शरीक हैं एक और नामवर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सुलंगी साहब। और लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब इम्तियाज़ आलम साहब। आप सैफमा के भी डायरेक्टर हैं, साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन के। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और हम अपने किरदार के ऊपर नज़रसानी करें, आज एक अहम खबर आई जो बिल्कुल जिसे कहते हैं उसके ऊपर कोई भी किसी ने ज़्यादा रोशनी नहीं डाली। आज मीर साहब काबीना का होना था, अनाउंसमेंट होनी थी, मगर वो आखिर में नहीं हुई और वज़ीर आज़म साहब जो हैं, जो अबूरी वज़ीर आज़म हैं, वो वापस आ गए। अब ये मुझे बताइए कि इसकी क्या वजह थी, लास्ट मिनट इसको कैंसिल क्यों करना पड़ा? हो सकता है कि वो इंतज़ार कर रहे हों कि आयशा गुलाली कोई सबूत सामने लेके आए। खैर, ये तो मैंने वैसे ही अजराह तफन्नुन बात, क्योंकि आज पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी कि आयशा गुलाली इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत सामने लेके आएगी, तो सबूत तो अभी तक नहीं आया। लेकिन ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये एक बहुत बड़ा आज एक्सपेक्टेड था, एक इवेंट था कि प्राइम मिनिस्टर ने हलफ उठा लिया, लेकिन अभी तक उनकी कैबिनेट नहीं आई। इस पे आज सुबह मीटिंग भी हुई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपने कुछ सीनियर साथियों के साथ गए थे मरी, नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी बातचीत भी हुई है। पता ये चला है कि 2-3 मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, उस पर वो सोच विचार कर रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री? इंटीरियर मिनिस्ट्री भी है, फॉरेन मिनिस्ट्री भी है और फाइनेंस भी है। अच्छा, जाहिर है फाइनेंस में ये मसला आ रहा है कि अगर इसहाक डार साहब दोबारा आते हैं तो फिर अगर उनके खिलाफ नैब के केसेस शुरू हो गए तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो उधर भी तवज्जो दें और इधर भी तवज्जो दें। इंटीरियर मिनिस्ट्री के लिए चौधरी निसार साहब से दरख्वास्त की है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, लेकिन कुछ साल पहले 2008 में जब कुछ दिनों के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोalition बनी थी, तो उस ज़माने में चौधरी निसार साहब ने खुद भी डिमांड की थी, फरमाइश की थी कि मुझे आप फॉरेन मिनिस्ट्री दे दें। लेकिन उस वक्त जरदारी साहब ख्वाजा आसिफ साहब को बनाना चाह रहे थे, तो लेकिन निसार साहब को उन्होंने नहीं दिया। तो अब वो ख्वाहिश फिर से की उन्होंने? अभी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर उनको फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफर की जाएगी तो शायद वो मान जाएं। तो फिर इंटीरियर का क्या होगा? तो फिर इंटीरियर के लिए भी कुछ नाम चल रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आपको पता है कि 3-4 रिटायर्ड जनरल जो हैं वो MNA भी हैं और सेनेटर भी हैं। आपका और अब्दुल कादिर बलोच की तरफ। इसके अलावा जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं वो छोटी कैबिनेट बनाना चाह रहे हैं। उनका ख्याल है कि कैबिनेट छोटी होनी चाहिए, बहुत बड़ी कैबिनेट। मेरे ख्याल में मियां साहब भी यही चाहते हैं। मुर्तज़ा साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम अगर लाहौर की तरफ रुख करें, इम्तियाज़ आलम साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से क्या खबरें हैं। हमें तो ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो सेंटर में आना ही नहीं चाह रहे, और आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दे दिया कि उनको पंजाब नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पंजाब के ऊपर सारी गेम बननी है। 2018 का इलेक्शन अगर पंजाब से हार जाते हैं तो गेम इज ओवर। So how do you see it? Do you think that Shehbaz Sharif will actually want to come in as Prime Minister? देखिए, ये जो शरीफ खानदान का जोश है हर पोस्ट पे बैठने का, ये कम होना चाहिए।
और अब जो वजीर आजम आप ले आए हैं, वजीर आजम कोई अबूरी नहीं होता, कोई आइन में गुंजाइश नहीं है। वजीर आजम है तो आपकी पार्टी का फैसला था कि 45 दिन का होगा या 10 महीने के लिए हो। मेरा ख्याल ये है कि अब तवज्जो देनी ये चाहिए, ये शरीफों से तवज्जो हटनी चाहिए। अच्छा, पॉलिटिक्स की जी, इस पे बहुत कुछ गड़बड़ हो गई है, सारा पॉलिटिकल कल्चर नहीं, तबाह हो मगर गया। इम्तियाज साहब आपकी भी तो कोई चिड़िया होगी पंजाब के अंदर, क्या खबरें आ रही हैं आपकी जानिब से? हाँ, वो आपने अंकल नजम सेठी साहब से पूछ ले, मेरे पास कोई चिड़िया विड़िया नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब से तो मेरी मुलाकात पिछले 4 साल में एक बार भी नहीं हुई, ठीक, तो ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ जो तजिए की बात है वो ये कि वो बेहतर है कि शहबाज शरीफ पंजाब में ही रहे और ऊपर ये जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं उन्हें काम करने दिया जाए। एक नया चेहरा सामने आया है, नई फिजा बनेगी। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में को अब मुज्तमे होकर कानून साजी करने की जरूरत है। आज आपने सेनेट के चेयरमैन रजा रब्बानी साहब का बड़ा खिताब सुन लिया। इम्तियाज साहब मैं उस पे आऊंगी, मुझे मौका दे, वो मैंने निकाल के रखा हुआ है, वो मैं जरूर उस पे आऊंगी। मगर मुर्तजा साहब, आई विल आस्क यू, क्योंकि हमने देखा कि जब कल पार्लियामेंट के अंदर थे, हामिद मीर साहब भी वहाँ पे थे, तो वहाँ पे जो हमजा शरीफ साहब थे वो नहीं आए, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? और शहबाज शरीफ साहब जो अब मरी में जाके बैठे हुए, आपको लगता है कि इवेंचुअली फिर वो आ जाएंगे वजीर आजम के तौर पे? मेरे ज़राए तो ये कह रहे हैं कि फैसला कर लिया गया है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं होंगे अगले इंतखाबात से पहले, और इस पर इत्तफाक राय हो गया है, क्योंकि पंजाब के अंदर और पंजाब की पार्टी के अंदर तज्जियाकार बहुत सारे जो उनके खैर खा हैं वो उनको यही मशवरा दे रहे थे और ये मशवरा मान लिया गया है। काबीना की जो आज ऐलान नहीं हुआ उसमें मीर साहब ने बिल्कुल आपको ठीक कहा। मेरी इतला यही है कि चौधरी निसार साहब शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। इसहाक डार जो है, उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश ये होगी कि वो वजीर खारजा बन जाए। अगर मियां नवाज शरीफ उनको वजीर खारजा बनाते हैं तो वो उनकी जो अब तक की जो लेगेसी है उसकी मुकम्मल तौर पर नफ़ी होगी। लिहाजा मुझे इसके इम्कानात नज़र नहीं आते। ये जो वजारत दाखिला के हवाले से मीर साहब ने आपको बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन ये बात भी चल रही है कि क्या ये मुनासिब होगा कि हम सिर्फ जो वज़ीर ममलकत है उसी से काम चलाते रहें। वजारत खारजा के हवाले से भी बात चल रही है कि क्या हम वज़ीर खारजा लाएं या सरताज अजीज साहब चलते रहें, क्योंकि इन चीज़ों पर फैसला नहीं हुआ। लिहाजा अब्बासी साहब कल फिर मरी जाएंगे और फिर कल मुशावरत होगी। मगर मीर साहब आप भी पार्लियामेंट के अंदर थे, क्या वजह है हमजा शहबाज साहब नहीं आए? मैंने हमजा शहबाज साहब से पूछा कि आपने शाहिद खाकान अब्बासी को वोट क्यों नहीं डाला। उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद में भी था और मैं पार्लियामेंट हाउस में भी आ गया था, लेकिन जब मैं दाखिल होने लगा तो बेल्स बजनी बंद हो गई और दरवाजे भी बंद हो गए। अच्छा। और उसके बाद जब दरवाजे बंद हो गए तो फिर मैं अंदर नहीं आ सका और मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है। और ये सिर्फ एक वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेट वाक़या है, लेकिन मैं आया ज़रूर था। और उन्होंने शायद खाकान अब्बासी साहब से इसकी माजरत भी कर ली है। अच्छा, मगर आप भी मुर्तजा साहब की तरफ से एक अफवाह जो गर्म चल रही है जिसकी बारे में मीर साहब शायद ज्यादा बता सकेंगे कि वो भी उम्मीद से हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बने। वफाकी वजारत उनको मिले, वो MNA। अच्छा, मेरा ख्याल है फिर तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और जो जिस तरह इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि जी शरीफ खानदान जो है उसे निकलना चाहिए, उनकी बात तो फिर ठीक है, तनकीद तो होगी। देखिए बात यह है कि इम्तियाज साहब की राय की बड़ी अपनी अहमियत है और हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो शरीफ खानदान ही है, आप इस बात को माने। जिस तरह के पीपल्स पार्टी जो है वो पहले भुट्टो फैमिली के गिर्द घूमती थी, अब वो भुट्टो ख़ानदान तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, अब वो आसिफ जरदारी साहब और उनका बेटा है और उनकी बेटियां हैं। तो इसी तरह आप माने या ना माने, आपको ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, अगर आप नून लीग में से नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को निकाल देंगे तो इसमें कुछ नहीं बचता। और अगर पीटीआई से इमरान खान को निकाल दें तो पीटीआई से आप इमरान खान को निकाल दें तो पीटीआई फारग है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोगों के साथ मैंने भी ये बात की, जो इम्तियाज साहब का जो मौक़िफ़ है जाती तौर पे मैं भी उससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये सब करते हैं, कौन नहीं इस पार्टी को खानदान से निकलना चाहिए। लेकिन जो नून लीग के बहुत से सीनियर लोग हैं वो खुद ये कहते हैं, वो कहते हैं यार वोट ये हमारा नहीं है, वोट नवाज शरीफ का है और नवाज शरीफ के ये शहबाज शरीफ का है।
और अगर हमने इस वक्त अपनी पार्टी को बचाना है और अगले इलेक्शन में दोबारा कम बैक करना है तो शहबाज शरीफ को आगे लाना होगा। कर रहे हैं ना, मगर मेरे मुर्तजा पास साहब एक खबर है इम्तियाज आलम के लिए। अच्छा इम्तियाज साहब आपके लिए खबर है मुर्तजा साहब की जी। खबर ये है कि ये जो शरीफ खानदान से बाहर की बात कर रहे थे, तो मुस्लिम लीग नून को एक शरीफाना गैर शरीफ मिल गया है। क्या मतलब? अब्बासी साहब जिन्होंने कहा कि मैं सीट गर्म करने के लिए, मगर इम्तियाज आलम साहब, आपने चूंकि रजा रबानी साहब की बात की, तो अगर पहले मैं आपसे तज्जिया लेने से पहले अगर रजा रबानी साहब की बाइट सुना दूं, जो सेनेट के चेयरमैन है, उन्होंने एक मजबूरन एक स्पीच दी है, मजबूरन मुझे नहीं मालूम कि मजबूरन दी है कि नहीं दी है, बहरहाल उन्होंने दी है और उन्होंने एक बहुत सख्त बात की है। उन्होंने कहा है कि अब जो जमहूरियत पसंद हैं लोग, उनको ये सब कुछ सोचना पड़ेगा और जो हमारी सेनेट है वो एक ऐसा जगह हो सकती है जहां पे हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है ये आपको दिखा देते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामान पे हमलावर होती है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के कामों में मुदाखलत करती है, जुडिशरी पार्लियामान के कामों पे हावी होने की कोशिश करती है, जुडिशरी अपने एग्जीक्यूटिव के ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर, जो आइन की बुनियाद है कि जिसमें हर अदारे को अपने आईनी हकूक, अपने दायरे कार में रहते हुए काम करना है, वो डगमगा गया। और इसमें सबसे ज्यादा, और आज से नहीं, आप तारीखी तौर पे उठा के देख लें, इसमें सबसे ज्यादा जो कमजोर तरीन रहा है वो पार्लियामान का इदारा रहा। आज, लाइक आई सेड, द वीकेस्ट लिंक इज पार्लियामेंट। जो चाहता है उस पे चढ़ाई कर लेता। मैं पार्लियामान की तरफ से इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग का दावतनामा उन तमाम स्टेक होल्डर्स को देता कि आइए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो। यहाँ पे मैं पूछूंगी इम्तियाज साहब से। इम्तियाज साहब, क्या ज़रूरत पड़ गई इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की जुडिशरी, पार्लियामेंट और मिलिट्री के दरमियान? मैं समझता हूँ कि ये जो रजा रबानी हमारी सेनेट के चेयरमैन हैं और बड़े जहांदीदा और जमहूरी बासूल सियासतदान हैं, मुझे उनकी बात से 100% इत्तफाक है। इस मुल्क में सभी ने बेतौकीरी की है अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट की। वजह क्या है कि पाकिस्तान में अवाम को सॉवरन यानी इक़्तिदार आला का मालिक नहीं माना गया है। और इसमें जो कशमकश का उन्होंने कहा है मुख्तलिफ इदारों की और पार्लियामान को अंडरमाइन करने की, इसमें सब शामिल रहे हैं, यहाँ तक कि मुंतखब वज़ीर आज़म भी शामिल रहे हैं। जितनी वक़्त वो देते रहे हैं इमरान खान या नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट को, उससे जाहिर होता है। तो मैं समझता हूँ कि 10 माह रह गए हैं। इस पार्लियामेंट को अब ये तारीखी हिसाब चुकाने चाहिए, अगर ये चुका सकती है। वो ये कि इस मुल्क में सॉवरन कौन है, पार्लियामेंट है या फौज है या जुडिशरी है। इदारे अपने अपने एरियाज में, अपने अपने इलाके में काम करें हदूद में, लेकिन ये नहीं है कि फीफडम नहीं है कि एक ये फीफडम है, एक ये फीफडम है, एक ये फीफडम है। ये रजवाड़ों का की कोलिशन नहीं है स्टेट। तो लिहाजा सब पार्टियां मिलकर
इस पार्लियामेंट को मजबूत करें और ये आईनी तरमीम लाई जाए, आईनी इस्लाहात की जाए, ज़ियाउल हक की तमाम जो हैं चेंजेस और दूसरे मिलिट्री डिक्टेटर्स की निकाल बाहर की जाए, मगर इम्तियाज साहब सॉवरेन बनाया जाए, इंतखाबात की इस्लाहत की जाए, अकाउंटेबिलिटी के निजाम लाया जाए। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे वक्फा लेना है। आपने कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे होके जो है इसका फैसला करें। कल काश के आप पार्लियामेंट के अंदर होते और आप देखते कि कैसे वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे। मगर सवाल ये है कि जो रजा रबानी साहब ने कहा है कि इंटर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग होना चाहिए, इस मुल्क में आज तक ये नहीं हो पाया है। क्या ये हो सकता है? ये सब कुछ वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हामिद मीर साहब, ये जो रजा रबानी साहब ने कहा कि जी इंटर इंस्टीट्यूशनल एक डायलॉग होना चाहिए और सेनेट का जो फ्लोर है वो आपके लिए हाजिर है, इस मुल्क के अंदर इंटर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की ज़रूरत कैसे पड़ी, ये बताइए। अगर आप जुल्फ़कार अली भुट्टो की किताब पढ़े ना, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, उसमें उन्होंने लिखा है कि उस ज़माने में उन्होंने लिखा था 78 में रावलपिंडी जेल में, मैं 78 की बात कर रहा हूँ, 2017 की नहीं कर रहा। उस ज़माने के हालात के मुताबिक उन्होंने लिखा था कि इस मुल्क की फ़ौज जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाना चाहती है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अपना इख्तियार हासिल करना चाहती है और कहती है कि जिस तरह तुर्की में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है तो पाकिस्तान में भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए। उसके बाद आपने देखा कि फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आई और यही कहा गया कि जी इदारे जो हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होगी, डायलॉग होगा, मिल बैठ के बात करेंगे, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह के इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि ये बड़ा अहम सवाल है कि सॉवरन कौन है, पार्लियामेंट है, अदलिया है या फौज है। तो अगर आपने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको चलाना है तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है किसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप की। और मैं रजा रबानी साहब से बड़े अदब के साथ इत्तेफाक नहीं करता। आपने जो कुछ भी करना है पार्लियामेंट के अंदर करें, आप लेजिस्लेशन करें। आप रजा रबानी साहब, आपने अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में 2 दफ़ा आपने खुद पर्सनली रेजोल्यूशन मूव की और दोनों दफ़ा यूनानिमस रेजोल्यूशन मंजूर हुई कि परवेज़ मुशर्रफ का एहतसाब होना चाहिए। लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ को नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ करके सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान से फरार करवाया तो आप चुप करके बैठे हुए थे, आप नहीं बोले। क्या कर सकते थे वो? भाई आप कहते, भाई आप सेनेट में कह सकते थे ना आप कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की यूनानिमस रेजोल्यूशन है, आप इसकी वायलेशन करें, आप इसको ना जाने दें। ये चुप करके बैठे रहे क्योंकि ये भी कंप्रोमाइज में खामोशी से शामिल थे। बात असल में ये है सुलंगी साहब कि हमने जैसे तैसे इस वर्डिक्ट को देखा हो, जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स को उठा के देखें तो उनकी हेडलाइन थी पाकिस्तान कोर्ट सेट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट। जो वॉशिंगटन पोस्ट था उन्होंने कहा कि जी ये एक बहुत अच्छी खुशाइन बात है। मगर वॉशिंगटन पोस्ट में एक और मजमून भी लिखा गया जिसके आखिर में लिखा गया कि इट्स ऑफिशियल, पाकिस्तान मिलिट्री नो लॉन्गर नीड्स मार्शल लॉ टू कंट्रोल द नेशन। अब मुझे बताएं। बात यह है कि मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूँ, वाशिंगटन या न्यूयॉर्क के ज़रिए नहीं, क्योंकि मुझे इस्लामाबाद को समझने के लिए उस रास्ते की ज़रूरत नहीं है। मुझे इससे बिल्कुल कोई गरज नहीं है कि वाशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है। उनकी अपनी तरजीहात होती हैं, उनके नज़दीक जो मसाइल बहुत ज़्यादा अहम होते हैं वो हमारी नज़दीक नहीं होते। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम से अगर आप बात करें, अगर आप इस मुल्क के जो अखबारों के इदारे उनको देखें और इस मुल्क की जो लीगल कम्युनिटी है उनसे बात करें तो मैं समझता हूं कि उसकी अहमियत ज़्यादा है। और जो सवाल है वो यही है कि इस मुल्क की तकदीर के फैसले किसने करने। और यही सवाल इम्तियाज साहब मैं आपके सामने रखती हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का यूं चले जाना, माने या ना माने, एक वो ताकतवर वज़ीर आज़म थे, एक ताकतवर सियासतदान थे, मंजे हुए सियासतदान थे। वो जब इस तरह चले जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि जो फॉरेन पॉलिसी इस वक्त में काफ़ी ख़तरात हैं, हमें बार बार बताया जाता है कि हर तरफ से कंस्पिरेसी हो रही है, तो आपको क्या लगता है खला पैदा होगा या बेहतर तरीके से उनको हैंडल किया जाएगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब थे वज़ीर आज़म तब भी खारजा और दिफा की पॉलिसी उनके पास नहीं थी
और ये जो आज रब्बानी साहब ने कहा है, बड़ी उन्होंने पते की बात की है, ये डायलॉग होना चाहिए। लेट अस डिसाइड फाइनली क्या करना है इस मुल्क में। मीर साहब कहते हैं पार्लियामेंट में होना चाहिए, कोई रस्मी बात नहीं। 2 रियासतें चल रही हैं, 2 कानून चल रहे हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे मुशर्रफ, क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं तलब किया जब वो फौजी अस्पताल में पहुंच गए? हद हो गई। कानून कहाँ रह गया, आइन कहाँ रह गया? ये सिर्फ सिविलियंस में लागू होता है। अब बातें आए इस पे बात पे आए कि ये मुल्क जो है इसके बारे में हम तय करें। इस असेंबली को, आप ठीक कह रही हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला हुआ है, जो बाकी 3 रेफरेंस भेजे गए, वो चौथा भी भेजा जा सकता था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को। फैसला हो गया, चले गए, अब नया आ गया, क्राइसिस हल हो गया, जमहूरियत चल रही है, ठीक। अब ये पार्लियामेंट, एक अबूरी वजीर आजम ये चीजें नहीं तय कर सकता। पूरी पार्लियामेंट को, बशमूल तहरीक इंसाफ को, इन सबको बैठना चाहिए कि इस मुल्क में इस पार्लियामान की अवाम की नुमाइंदगी की कोई वक़्त हो, कोई ताकत हो, कोई इख्तियार हो। कोई इख्तियार नहीं है। ठीक कहा रब्बानी ने, इस पार्लियामेंट की क्या औकात है? और ये सियासतदान भी नहीं करते रहे, मैं पहले कह चुका हूं। लेकिन मगर इम्तियाज साहब बुरानी की बात करनी है, इम्तियाज साहब, मीर साहब इस पार्लियामेंट को भी अहमियत दे लें। अच्छा मीर साहब, आजकल आपका भी प्रोग्राम मैं देख रही हूँ बड़े शौक से। आप क्लिप्स निकाल रहे हैं, पुराने क्लिप्स निकाल रहे हैं सियासतदानों के, जो एक दूसरे के ऊपर वो कीचड़ उछाल रहे हैं। या एक जगह पे इमरान खान साहब ने शेख रशीद को बड़ा बुरा भला कहा, आज हमने देखा कल जो थे वो उनके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे। जब ये सब कुछ आएगा मीडिया के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि ये जो 62-63 और एक ड्राइव चली है सादिक और अमीन की, इसका क्या असर होगा? देखिए, मैं तो इसीलिए आज भी मैंने क्लिप चलाया जिसमें इमरान खान और बाबर गौरी की बहस हो रही है, और बाबर गौरी कह रहे हैं कि जी 62-63 के तहत बताओ ये तुम्हारी बेटी है या नहीं है। ठीक है, और ये 10 साल पुराना क्लिप है। अब जब 18वीं तरमीम पे बहस हो रही थी, 2010 की बात है, उस ज़माने में बहुत से जो समझदार लोग थे, उन्होंने इन सियासतदानों को ये बताया कि भाई ये 62-63 जो है, नहीं पूरा ख़त्म ना करें, इसमें कुछ क्लाजेस जो जनरल ज़ियाउल हक ने शामिल की हैं उनको आप निकाल दें। और ये रज़ा रब्बानी साहब जो हैं, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से नेगोशिएशन कर रहे थे, इसहाक डार साहब नून लीग की तरफ से कर रहे थे। और उस ज़माने में मैंने ये डिबेट शुरू की, अपने प्रोग्राम पे भी मैंने इस पर कॉलम भी लिखे। अब जब बात दोनों जमातों के दरमियान शुरू हुई तो अक्सरियत का ख्याल था कि कर लेना चाहिए। ये 62(1)(f) जो है, अक्सर का ये ख्याल था कि हम उस पर पूरे नहीं उतरते। ये तो कोई पाकिस्तान में होगा कि बहुत ही मुतक्की परहेजगार आदमी, अल्लाह का नेक परहेजगार बंदा जो 62(1)(f) पे पूरा उतरता है, ठीक है ना। तो जब नवाज शरीफ साहब के पास ये गई प्रपोजल, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि आप इस तरह करेंगे, जो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर पर पाबंदी है ना, ये ख़त्म कर दें, तो फिर हम इस पर सोचेंगे। जब पीपल्स पार्टी जो है उसने कहा अच्छा हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं, तो फिर उन्होंने फटा डाल दिया कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम क्या होना चाहिए। तो अल्टीमेटली तय ये पाया पीपल्स पार्टी का और नून लीग का कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि अल्लाह के लिए आप खैबर पख्तूनख्वा के नाम पे एग्री कर जाए, उन्होंने कहा फिर आप 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर पे पाबंदी खत्म कर दें। ये दोनों मान गए। और 60, मुझे आज तक याद है, मैंने पंजाब हाउस में कहा था ये नवाज शरीफ साहब को कि ये 62(1)(f) जो है ना, ये एक दिन तलवार बन के आप पे गिरेगी, और अब वो गिर गई। मगर अब किस के ऊपर गिरेगी, ये हम बात करेंगे वक्फे के बाद। नाजरीन, ये जो 62-63 की तलवार चली है, ये किस किस को गिराएगी? आज आपने देखा कि कैसे आयशा गुलाले की जानिब से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर लगाए गए इल्ज़ामात के जो हैं वो एक संगीन नताइज भी निकलने शुरू हो गए हैं। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने पहले ही इन इल्ज़ामात की जो तहकीकात है उसका मुतालबा भी कर दिया है। और रावलपिंडी बार के वकील राजा महमूद बिशारत साहब ने इमरान खान की नाअहली के हवाले से इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। और मेंबर पंजाब असम्बली हिना परवेज भट्ट ने भी इमरान खान की नाअहली के लिए सूबाई असम्बली में करारदाद जमा कराने की बात की है। तो जवाबन में तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने ये कहा है कि जी आयशा गुलाले साहिबा जो है वो झूठ बोल रही हैं, उन्होंने मुजाहरे भी किए हैं। और फवाद चौधरी साहब ने जो है वो आयशा गुलाले के ऊपर 5 करोड़ रुपए का जो है हट जाने का दावा कर दिया है। इम्तियाज साहब, जिस किस्म का अब एक कीचड़ उछाला जा रहा है
और आयशा गुलाले साहिबा के हवाले से जो ये हुआ है उसके ऊपर मीडिया का कैसा आप देखते हैं रोल, क्योंकि आप तो मीडिया के ऊपर तज्जिया भी करते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं। देखिए, बड़ा अफसोसनाक है, मशरिक की एक बेटी, पख्तून माशरे की, कबायली माशरे की एक बेटी जुर्रत करके चीख मार रही है और हम उस पर आवाज़ें कस रहे हैं, उस पर गंद उछाल रहे हैं। ये सारा जो माशरा है बीमार माशरा है, अखलाकी तौर पर पस्त माशरा है और अखलाकी एजेंडा लेकर आए हैं फाशिस्ट लोग यहाँ पे और लगे हुए हैं और सबकी माँ बहन कर रहे हैं। आप उठाएं सोशल मीडिया, आपको पता है क्या कर रहे हैं। माँ बहनों वाले दूसरों की माँ बहनों के साथ क्या किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला सियासी है कि ख्वातीन की तहरीक का बुनियादी असूल क्या है, पर्सन इज पॉलिटिकल, ज़ात सियासी है। आप माशरे के साथ क्या करते हैं, आप घर में क्या करते हैं, आप घर से बाहर क्या करते हैं, दफ्तर में क्या करते हैं, पार्टी में क्या करते हैं। तो वो एक सवाल है कि औरत क्या है, उसका मुकाम क्या है। क्या एक तरफ उसे ऑनर किलिंग होती है, इज्जत के नाम पे कत्ल किया जाता है, उसे बांदी समझा जाता है, शह समझा जाता है, या उसे बड़ा मुकद्दस बना के घर बिठा दिया जाता है, या उसे बिल्कुल पोस्टर खातून के तौर पर पेश किया जाता है। कता कलामी माफ, और दूसरी तरफ ये देखते हैं जी जी जी, देखिए एक हैरेसमेंट का सवाल आया है जी, उसे सियासी फुटबॉल न बनाया जाए, ये पार्टियां सियासत न करें, ये पूरे माशरे का सवाल है। अच्छा, हर बेटी, हर माँ, मगर हर इम्तियाज भाई साहब बहन, इधर ही पूरे रुक माशरे का सवाल जाएं। है। आपने सोशल मीडिया की बात की, मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ जो सोशल मीडिया पे नहीं मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है, और एक ऐसे सहाफी ने एक इल्जाम लगाया है जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। ये दिखाओ मैं क्या कह और रही है। मैं वो क्लिप दिखाना चाह रही हूँ, जरा वो क्लिप दिखाइए 92 का प्लीज। जी, कीमत बहुत ज्यादा हो गई है, पीटीआई की इतनी वैल्यू हो गई है कि इन ख्वातीन को 50 करोड़ रुपए ऑफर किए जाते हैं। अच्छा, और पीएमएलएन ने इनको 50 करोड़ रुपए दिए हैं या देने वाली है, ये सारा ड्रामा क्रिएट करने के लिए, ये इस ड्रामा करने के लिए। मुर्तजा साहब, मैं तो देखिए एक बात करना चाहता हूँ जी, करिए। ये हैं या दिए जाने हैं, क्या बात कर रहे हैं। आरिफ निजामी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिए हैं या दिए जाने हैं, भाई कतई बात करें ना। अगर तो पैसे वाला फिर तो बड़ी खौफनाक बात है। अच्छा मुर्तजा साहब, देखें आज भी जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं, एक खातून रहनुमा थी, वो फरमा रही थी कि इनको 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हो सकता है वो, आप तो बादशाह लोग हैं, आप करेंगे 5 अरब दिए गए हैं। मसला ये है कि आप जो कुछ कह रहे हैं उसका सबूत कहाँ है। इल्जाम आप लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वो कोर्ट में देंगे, कम से कम आयशा गुलाले साहिबा कोर्ट में देंगी। नहीं, लेकिन बात यह है कि ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप इल्जामात लगा रहे हैं और ये फैसले जो है वो अब कैमरे पे होंगे कि यही होगा, यही सवाल मैं आपसे करूंगी। और मीर साहब, आपका जो चैनल है माजरत के साथ बहुत बड़ा चैनल है, मगर हमने देखा है कि मेरा चैनल नहीं है, मैं उसमें काम करता हूं। आप उसमें काम करते वो मीर शकील रहमान का चैनल, मीर शकील रहमान का चैनल है, इसमें कोई शक नहीं। मगर हमने देखा है कि जो पिछले कुछ हफ्ते महीने गुजरे हैं उसके अंदर चैनल ओनर्स की आपस में लड़ाइयाँ हुई, और मैं ये क्लिप दिखाना चाह रही हूँ कि कैसे जो एक और चैनल है उसने आपके चैनल के ऊपर, जिसके अंदर आप काम करते हैं, उसके ऊपर तोहमत लगाई है। वो जरा दिखाएं। खान साहब जो हैं टैलेंटेड लोगों से शायद जेलस होते हैं। गुललाई प्रेस कॉन्फ्रेंस का मास्टरमाइंड कौन, सवालात उठना शुरू हो गए। स्क्रिप्ट की कमजोरी या कुछ और। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान आयशा गुललाई के वालिद लुकमे देते रहे, रेहाम खान का करीबी दोस्त भी शामिल। जंग ग्रुप के 3 रिपोर्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। सबूत के सवाल पर आयशा गुललाई की आए बाएं शाएं। अच्छा, इसमें से खबर तो गलत थी, वो रेहाम खान के रिश्तेदार नहीं थे, मगर ये सवाल उठता है कि हम सब वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जी, क्या हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं या हमें इस लड़ाई के अंदर आना भी चाहिए? हम अपना बचाव कैसे करें मीर साहब? पहली बात तो यह है कि इसमें जो हमारे जिन रिपोर्टर्स पर, मेरे साथियों पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि जी वो वहाँ पे 3 बंदे मौजूद थे और क्या ये कोई स्क्रिप्ट है, तो अगर ये कोई स्क्रिप्ट होता तो आज आयशा गुललाई जो है वो अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ARY को दे रही थी, जियो को तो नहीं दिया उन्होंने। सही है। तो दूसरी बात यह है कि अगर वहाँ पे क्यूम सिद्दीकी साहब और एजाज सैयद साहब और एक और रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद थे, आप देखें किस टाइम पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कितना अनयूजुअल टाइम है।
इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 9 बजे। बिल्कुल। और आपको अच्छी तरह पता है कि आप भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं कि 8:30-9 बजे तक रिपोर्टर्स जो हैं वो सारा दिन काम करने के बाद वो प्रेस क्लब जाते हैं और प्रेस क्लब जाते हैं, लोगों को मिलते हैं। हमारे पास तो सहाफ़ियों के पास, वर्किंग जर्नलिस्ट के पास तो एक ही सोशल जगह है जहाँ पे आप सोशल मीटिंग्स करते हैं, खाना वाना खाते हैं। और माशाल्लाह से जो इस्लामाबाद का नेशनल प्रेस क्लब है वहाँ पे खाना भी बड़ा अच्छा मिलता है, तो शकील अंजुम साहब की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो आम तौर पे रिपोर्टर्स जो हैं और बाकी जो लोग हैं न्यूज़ रूम के, वो ब्रेक के दौरान भी प्रेस क्लब जाके खाना खाते हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम जो है वो शाम का भी नहीं, रात का था। रात का टाइम था, वो खाना खाने सारे वहां पे गए हुए थे। तो 2-3 बंदे जो हैं वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गए और उन्होंने अपना जो शौक है अपने फेसबुक पे उसको लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये चैनल्स को चाहिए कि अगर उनकी लड़ाई जो है वो मालकान के साथ है तो उसमें वर्किंग जर्नलिस्ट को अटैक ना करें। और कयूम सिद्दीकी साहब और आजाद सैयद साहब जो हैं वो बड़े प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, उन पर इस किस्म का इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत बात है। आज मैं भी पूछ सकता हूँ कि आयशा गुल अलई जो हैं वो फिर ARY पे आज क्या कर रही थी, क्या उनको वहाँ पे मीर शकील रहमान ने भेजा है ARY पे? मगर इम्तियाज साहब ये बताइए, आप तो मॉनिटरिंग करते रहे मीडिया की, क्या इन मीडिया ओनर्स की कोई पकड़ धकड़ हो सकती है? इनके ऊपर भी कोई अकाउंटेबिलिटी हो सकती है कि आप किस किस्म की खबरें दे रहे हैं, किस किस्म की जनरेट करें जिसके अंदर वर्किंग जर्नलिस्ट जो है वो पिस रहा है? बहुत मुश्किल हो गया है अपनी इज्जत बचाकर अपनी ज़मीर के मुताबिक और पेशा वराना स्कूलों के मुताबिक काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। और जिस तरह का ये खबीस और खौफनाक मुकाबला है और जो महाजराई है मीडिया हाउसेस में, उसके बाद मीडिया की इज्जत क्या रह गई है, बेतौकीर हो गई है। और जिस तरह आप मलाला के साथ किया, जिस तरह इस गुल अलई के साथ कर रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, हम तमाशा बना रहे हैं। और इसमें हम सब शामिल हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। इन्हें सवाल क्या आता है? तो फिर मैं एक खौफनाक सा सवाल आप सबसे करने क्या सवाल पूछते हैं? अच्छा, आप देखते नहीं, आप मुझे इजाजत दें, तजिया कराएं। जब हमारा रिपोर्टर जाता है रेप विक्टिम के पास सवाल करने के लिए, सवाल क्या पूछता है? कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पता लग जाएगा उसकी ज़हनियत, पता लग जाएगा हमारी ट्रेनिंग क्या है। देखिए इम्तियाज साहब, ट्रेनिंग एक तरफ, मगर मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाह रही हूँ। ये एक क्या सा रायां हो रही हैं कि कोर्ट के अंदर तो जी केसेस जाते हैं और वहां पे नतीजा निकलता है, मगर जो गंद है सियासतदानों का वो अब मीडिया दिखाएगा। अब जो 62-63 का एक ट्रेन चली है कि सादिक अमीन कौन है, ये सब कुछ जो प्ले होगा ये सारा कुछ मीडिया के ऊपर होगा। ये आप समझते हैं कि ये होने वाला है और हो रहा है? देखिए अब तक के नतीजे में, जैसा मैं आती हूँ आपकी जानिब, मैं आती हूँ आपकी जानिब। जी मुर्तज़ा साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अभी 2 दिन पहले किबला जनाब इमरान खान साहब ने जो पहले 62 और 63 के हवाले से कहते रहे हैं कि इसका इतलाक, इस पर तो सिर्फ फरिश्ते ही पूरे उतरते हैं, अब उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा है कि भले मैं नाअहल हो जाऊं, ये 62 और 63 जो है वो रहना चाहिए। तो अब भुगतें फिर। अच्छा, इसमें यह है कि हमें बतौर एक सहाफ़ी के जो वैलिड क्वेश्चंस हैं वो उठाते रहना चाहिए। और ये जो आप ने सवाल किया है बड़ा अहम सवाल है। मेरी इतला भी है, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस तरह इधर से आयशा गुल अलई का मामला आया, तो अब PTI की तरफ से भी कुछ मुस्लिम लीग नून के जो कुछ सीनियर रहनुमा हैं मामले आने उनके भी 3-4 लोग जो हैं वो टारगेट पे हैं, उनके भी कुछ मामलात को उछाला जाएगा। और ये मामला रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या अखबारात में नहीं शुरू होगा, ये सोशल मीडिया पे काम शुरू होगा, वहाँ से आगे चलेगा। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ मुनीज़े कि हमें बड़ी बतौर सहाबी जिम्मेदारी है कि हम दोनों फ्रीकैन से सवाल पूछें। अगर आयशा गुल अलई ने एक इल्ज़ाम लगाया जो कि बहुत सीरियस नौयत का इल्ज़ाम है, जिसको कि शीरी मज़ारी साहबा ये कह के इग्नोर नहीं कर सकती कि इस मामले में किसी इन्वेस्टिगेशन की या इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ कि इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत है। और ये इंक्वायरी जो है ये मलाला गुल अलई की बजाय PTI के ज़्यादा मुफाद में है कि अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो मामला ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर PTI वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नून लीग ने आयशा गुल अलई को पैसे दिए हैं, 5 करोड़ रुपए दिए हैं और अमीर मुकाम साहब इन्वॉल्व हैं और उसके पैसे रिश्वत लेके उन्होंने ये सारा स्कैंडल किया है, तो PTI को भी सबूत देना चाहिए और मलाला गुल अलई साहबा को भी सबूत देना चाहिए। अब वो कह रही है मैं कोर्ट में, अच्छा फिर जो उनकी बहन पे इल्जाम लगाए वो बहुत ही काबिल मजम्मत हैं। वो पाकिस्तान की एक बहुत काबिल फख्र स्पोर्ट्स वुमेन है,
सिर्फ ये कह देना कि जी मलाला गुललई जो है वो अपना सबूत जो है वो जाके देंगी कोर्ट में, ये इतनी बात नहीं है। मलाला आयशा गुललई जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई चीज नहीं पेश कर सकी। आज वो ARY पे गई थी, उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के अंदर दूंगी, मीडिया को नहीं दूंगी। तो फिर इमरान खान से भी ना मांगे आपके, इमरान खान जो है वो अपना ब्लैकबेरी पेश करे मीडिया को, फिर इमरान खान भी कोर्ट में जाके देगा। मीर साहब मैं आपसे ये सवाल करूंगी और इम्तियाज साहब आपसे भी करूंगी कि देखिए एक तरफ से तो हम कह रहे हैं कि जी मीडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए, मगर जो पार्लियामेंट के अंदर ये खुद जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ एक दूसरे को ये जलील कह रहे हैं, जहाँ मैं कह भी नहीं सकती कि जो AJK के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या कहा, अब वो एक दूसरे को कह रहे हैं, तो फिर मीडिया सवाल ये भी करेगा कि जी हम कैसे ना दिखाएं, इस हद तक मामलात आ गए हैं, हम कैसे ना दिखाएं, फिर तो सेंसरशिप के भी उसमें जुमरे में भी तो आ जाता है ना ये बात। इम्तियाज साहब देखिए, सियासतदान जो अत उठाई हुई है, ये समझें हमने जिंदगी भर जमहूरियत की लड़ाई लड़ी है, हमसे कान ना पकड़वाएं कि इस जमहूरियत से पता नहीं क्या भला हो। ये जो इमरान खान का मामला है, ये गुललई की शिकायत है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो जाएं विमेन कॉकस में, और विमेन कॉकस को बाकी जो सियासतदान बदजबानी बदकलामी करते रहे हैं ख्वातीन के साथ, उसमें PMLN के लोग भी शामिल हैं, उसमें और पार्टी के लोग भी शामिल हैं, इन सबको सेंश्योर करना चाहिए विमेन कॉकस को। विमेन कॉकस सामने आए, ये मामला PMLN या PTI या फलां पार्टी का नहीं है, ये पूरी कौम की हर बच्ची का, हर शहरी का, हर सबका मामला है। ये मामला बड़ा सीरियस है जी। हम सवाल ये कि आप औरत को देखते कैसे हैं, ट्रीट कैसे करते हैं, उसके सलूक क्या करते हैं, समझते क्या है उसे। मगर इम्तियाज साहब देखिए एक और बात भी है, क्या है 62-63 वाली बात जी। ना मैं हक में हूँ कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो इसके तहत, ना मैं हक में हूँ नवाज शरीफ होते इसके तहत जी। ये पार्लियामेंट जाए ओरिजिनल 62-63 पे, जो मुफ्ती महमूद ने और मौलाना नूरानी ने और बाकी लोगों ने अप्रूव की थी, सारी पार्लियामेंट ने की थी, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था वापस लाए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकाउंटेबिलिटी ना करें, सबकी हो, जजब की हो, जनरल की हो, साधारणों की हो, सबकी होनी चाहिए। इम्तियाज साहब, मुर्तजा साहब, अब बहुत देर नहीं हो गई। अब 62-63 को अगर ये रिपील करते हैं या उसमें तरमीम लाते हैं तो लोग कहेंगे कि जी क्योंकि ये इसके तहत नाअहल हुए थे तो तभी ये तरमीम ला रहे हैं, या इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो कहेंगे कि हम ला सकते हैं, ये नवाज शरीफ साहब की कहेंगे क्यों लाएं। इस डर से कि कोई तानाजनी होगी, उस वजह से आप सही काम नहीं करें, और इसलिए कि हमने 40-50 साल जो है वो गुजर गए हैं, तो इस वजह से फिर हम कोई दुरुस्त काम ना करें, तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो असल जो ज़ियाउल हक की जो तरामीम है उनको इसमें से निकलना चाहिए, और मेरे ख्याल में एक मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है जिसमें खुद PTI को भी शामिल होना चाहिए, ताकि अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो आप इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करें। मीर साहब, आपने जो बात की कि एक गंद उछलेगा, इसका मंतकी इंजाम क्या होगा? इसका मंतकी इंजाम ये होगा कि मुस्लिम लीग नून को जब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी पीपल्स पार्टी ने 2010 में कि आप 62(1)F को निकाल दें, तो मुस्लिम लीग नून ने कहा कि खबरदार जो किसी ने 62(1)F की तरफ मैली आंख से देखा, तो उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को 1973 के आइन में जिंदा रखा। अब होगा क्या कि जिस सियासतदान की ज़ात पे गंद उछलेगा, कोई वीडियो क्लिप आएंगे, कुछ तस्वीरें लाई जाएंगी, कुछ ऑडियो जो है वो भी आएगी, आप देखेंगे ऑडियो भी आएगी, तो उसके बाद फिर अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दायर होंगी, और उसके बाद फिर क्या होगा, जिंदा है ज़ियाउल हक, जिंदा है 62(1)F की सूरत में, और सियासतदान सारे गंदे तो हर पटिशन के नतीजे में जनरल ज़ियाउल हक साहब 62(1)F की सूरत में बरामद होंगे, और वो उस सियासतदान के सर पर तलवार बन के बरसेंगे, उसकी गर्दन कट जाएगी और एजाजुल हक नारा लगाएगा, आइन की किताब हाथ में लहराएगा इस तरह, और वो कहेगा जिंदा है ज़ियाउल हक, जिंदा है। बस ये होगा। अफरासियाब खटक कहते हैं कि ये ज़ियाउल हक का स्लीपर सेल है। अच्छा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा सुलंगी साहब, हामिद मीर साहब, आपने जो एक नक्शा हमारे सामने खींचा है, जाहिर है उसको देख के सभी डर गए होंगे, तो अभी भी वक्त है, बाज आ जाएं और 62-63 की जो तलवार है इसको एक दूसरे के पर चलाने के बजाय खुद सोचें कि आपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है, नहीं तो ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे। खुदा हाफिज।